स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक करैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक करैक्टर को शो करते हैं और कुछ जो है एंटी एरोमेटिक और कुछ नॉन एरोमेटिक करैक्टर को शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको वो फॉलो करके वो एरोमेटिक करैक्टर जो है शो करते हैं या फिर एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। तो फर्स्ट जो बात आपके जो स्क्रीन में देख रहे हो आप कि सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड है दे शुड बी साइक्लिक इन नेचर, मीन्स साइक्लिक इन नेचर होनी चाहिए। वो साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब उनमें रिंग होनी चाहिए, रिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ओपन चेन जो कंपाउंड है वो कभी भी उस ओपन चेन जो कंपाउंड है वो कभी भी एरोमेटिक करैक्टर को शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है दैट शुड बी साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक मीन्स रिंग की क्या होनी चाहिए, रिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। वो 3 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, 4 मेंबर्ड हो सकती है या 5 मेंबर्ड रिंग हो सकती है। तो एरोमेटिक की सबसे बड़ी जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड, उसमें जो कंपाउंड दैट शुड बी साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। दूसरी बात, एरोमेटिक जो कंपाउंड दैट शुड बी प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर होने का मतलब क्या है? प्लेनर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें जिसमें कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होते हैं वो उनके ट्राइगोनल प्लेनर जो है शेप होती है। फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, जो सेकंड जो काफ़ी नेसेसरी कंडीशन है दैट शुड बी द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। यदि आपका मॉलिक्यूल जो है प्लेनर नहीं होगा तो वो एरोमेटिक करैक्टर को शो नहीं करेगा। तो सेकंड जो कंडीशन है दैट शुड बी मॉलिक्यूल जो है प्लेनर होगा, तभी जो है आप जो कंपाउंड दैट विल शो एरोमेटिक करैक्टर। और आप देख सकते हैं कि थर्ड कंडीशन के बारे में बोला गया है, ऑल द रिंग एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज। sp जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp। तो और दूसरी बात कि जो कंपाउंड दैट शुड बी कम्प्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यदि कार्बन, एक भी कार्बन जो है यदि वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है सपोज करूँ, ठीक है, तो वो एरोमेटिक करैक्टर को शो नहीं करेगा। उसके बाद जो है सिस्टम जो है दैट शुड बी कम्प्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कम्प्लीटली कंजुगेटेड होने का मतलब जो है दैट शुड बी जो है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस जो है जो कंपाउंड दैट शुड कम्प्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए और जो है दैट शुड बी प्लेनर होना चाहिए। और कार्बन जो है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इट शुड ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए, 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड हक्कल रूल। यदि कोई कंपाउंड जो है 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे करेगा तो वो जो है एरोमेटिक होगा, और यदि 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे नहीं करेगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो अब जैसे हम लोग बात करें, जैसे बेंजीन की केस आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेंजीन का केस दिया गया है स्टूडेंट्स। तो बेंजीन में क्या हम देख रहे हैं कि 4n+2 पाई सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो है दैट इज़ कोल्ड बेंजीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेंजीन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपके पाई जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आपको पता है कि एक जो पाई बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे है, और 2 पाई यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए 4n+2 पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 4n+2 पाई जो है दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। और हम लोग पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 - 2 तो 4, तो n इज इक्वल टू इसके लिए क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होने के लिए वो उनको हक्कल रूल जो है दैट शुड बी ओबे होना चाहिए। और दूसरी बात, हक्कल रूल फॉलो करने के साथ जो है आप बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 0,
1 2 3 होनी चाहिए, तभी जाके यदि एन की वैल्यू 0 1 2 3 आती है सो ऑन, ठीक है, तभी जाके वो कंपाउंड जो दैट शुड बी एरोमेटिक होगा। यदि एन की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे 1.2 आ गया, 2.3 आ गया, 2.5 आ गया, तो वो कंपाउंड जो दैट इज़ एरोमेटिक नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं अब जैसे मैं अगला केस डिस्कस कर लूँ स्टूडेंट्स, नेफ्थलीन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग जो दैट विल बी फ्यूज्ड होती हैं, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो दैट शुड बी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। आप देख सकते हैं 5 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 5 बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जो है दैट इज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि फार्मूला लगा के हम लोग देख सकते हैं कि 4n + 2 पाई इज़ इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे 10 पाई है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4n इज इक्वल टू, इसमें आप देख सकते हैं कि 4n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, और n की जो वैल्यू वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो n की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, सो दैट इज़ द रीज़न ये हक्कल रूल को ओबे कर रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न नेफ्थलीन इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को कि जो नेफ्थलीन जो है दैट इज़ एरोमेटिक इन नेचर है। यदि मैं बात करूँ नेफ्थलीन, इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं एंथ्रासीन के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 3 बेंजीन रिंग जो दैट गेट फ्यूज्ड, 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज्ड किया गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको बताया कि एक जो पाई बॉन्ड है, एक जो पाई बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, वो आपको बता दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है दैट विल बी एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 7 पाई बॉन्ड्स है, सॉरी 7 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 7 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, जैसे 4n + 2 पाई इज़ इक्वल टू 7 पाई बॉन्ड्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी 7 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी 4n 14 - 2 4n इज इक्वल टू 12, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें n की वैल्यू जो दैट विल बी 3 आ रही है। तो ये भी कंप्लीट वैल्यू आ रही है n की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन जो है दैट इज़ आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। तो ये मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रही है स्टूडेंट्स की, जो या फिर आप बोल सकते हैं कि जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे बेंजीन का केस था। अच्छा हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसके पास जो है 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई और 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर होगा। या हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी जाके जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कैरेक्टर जो वो शो करेगा। कैसे करेगा हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 पाई का मतलब क्या है, कैसे n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यदि n की वैल्यू सपोज करो 0 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि 4n + 2 पाई दिस विल बी इक्वल टू 0 पाई, या फिर 0 लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है n की वैल्यू यदि नहीं सॉरी यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि n की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो कैसे होगा, n की वैल्यू हम लोग 0 यदि पुट करते तो व्हाट विल हैपन। आप देख सकते हैं कि 4 इंटू n की वैल्यू आ गई 0 + 2 और पाई, तो ये बन जाएगा, जब n की वैल्यू 0 होगी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी कंपाउंड में वो कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और अभी हमने बात की स्टूडेंट्स कि जब बेंजीन के केस में हम लोगों ने देखा कि जब n की वैल्यू कितनी आ रही है,
एन की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू 1 आ रही है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या कंक्लूजन आ रहा है कि एन की वैल्यू जो है, यदि हम लोग देखें एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये बोलो ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज करो 1 आ रही है, जैसे कि बेंजीन के केस में आ रही है, एन की वैल्यू 1 आ रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और नेप्थलीन के केस में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितनी वैल्यू आ रही थी, एन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रही है, 2 आ रही है। एन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि नेप्थलीन के केस में क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप देख सकते हैं कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और यदि हम एंथ्रासीन के केस में बात करें स्टूडेंट्स, एंथ्रासीन के केस में एन की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देख सकते हो कि एन की वैल्यू 3 आ रही है एंथ्रासीन के केस में। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू यदि 3 आ रही है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है पूरा कि यदि आप यदि वैल्यू एन की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है तो वो करैक्टर कौन सा होगा, वो एरोमेटिक करैक्टर होगा। और यदि, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यदि वो कंपाउंड जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस जो था 4 का आ रहा है, यहाँ पे भी कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4 का। तो आप नेक्स्ट देख सकते हो कि कितना आ सकता है, 18 आ सकता है। 14 के बाद कितना हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि यदि कोई कंपाउंड जो है जिसके पास जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कौन से करैक्टर को शो करेगा, एरोमेटिक करैक्टर को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सी बात कि जो वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई 6 पाई 4 का डिफरेंस है, 2 6 10 14 18, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एरोमेटिक करैक्टर को क्या करेंगे, शो करेंगे। या फिर शॉर्टकट हम देख सकते हैं कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ओड नंबर पे होने चाहिए। जैसे हम लोग बेंजीन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेंजीन के केस में देख लो आप, बेंजीन के केस में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। आप देख सकते हैं कि ये 1 पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं जिसमें ओड पाई बॉन्ड्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें जो है पाई बॉन्ड जो है ओड नंबर में है, ठीक है। तो वो करैक्टर जो है वो भी कौन सा शो करेगा, एरोमेटिक करैक्टर जो है वो शो करेगा। अब जैसे हम लोग बात करें नेप्थलीन के केस में देख लें, तो नेप्थलीन के केस में कितने ला रहे हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इसमें 3 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेप्थलीन के केस में क्या है, कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है। और एंथ्रासीन के केस में को भी देख सकते हैं हम लोग, एंथ्रासीन के केस में कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 3 4 5 और 2 7। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 7 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यदि ओड आ रहे हैं, सिंपल सी बात, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, तब भी करैक्टर जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो करैक्टर एरोमेटिक करैक्टर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 2 6 4 का गैप है ना, 2 6 10 2 6 10 2 6 10 और 14 18। तो इस जब ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे, 2 6 10 14 18 होंगे, तो वो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें जो है पाई बॉन्ड जो दैट शुड बी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। जैसे बेंजीन के केस में कितने पाई बॉन्ड है, 3। नेप्थलीन के केस में कितने पाई बॉन्ड है, आपको पता लग गया होगा, 5 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। और एंथ्रासीन के केस में कितने पाई बॉन्ड है, आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन के केस में कितने पाई बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यदि ओड होंगे तब भी जाके वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक करैक्टर जो है शो करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं दोज कंपाउंड विच शो हक्कल रूल्स को 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे करेगा, तभी जाके वो कंपाउंड जो है क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो सिंपल सी बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, ऑल द कार्बन जो है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और उसके बाद जो है हक्कल रूल्स को ओबे करना चाहिए, तभी जाके ये कंपाउंड जो है दैट इज एरोमेटिक होगा। और 5th पॉइंट बोल रहे हैं, इन दिस कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड इट लीड्स टू स्टेबिलिटी। उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, करंट लूप होना चाहिए, तभी जाके वो कंपाउंड जो है स्टेबल होगा।
अब जैसे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट कंडीशन जो है दैट शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, प्लिंदर भी होना चाहिए। ऑल द वही सेम जो कंडीशंस हैं वही फॉलो हो रही हैं। ऑल द रिंग एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और sp या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। और इट ओबेज, वहाँ पे क्या कर रहा था, आप देख सकते हैं कि हक्कल रूल्स को ओबे करेगा, पर ये हक्कल्स रूल को ओबे नहीं करेगा। ये किसको ओबे करेगा? 4n पाई सिस्टम को ओबे करेगा। कौन? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, कौन से जिसके पास 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई या 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। और इसके बाद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, दे आर कंसिडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। अब जैसे मैं एंटी एरोमेटिक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एक फेमस एग्जांपल ले लूँ मैं, साइक्लोब्यूटाडाइन का केस में या डिस्कस कर लूँ स्टूडेंट। ये जैसे कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कैसे ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, इस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। साइक्लोब्यूटाडाइन में जो है आप देख सकते हैं कि कितने जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टोटल मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू जो है दैट इज़ 1 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 4n पाई सिस्टम को ये ओबे करता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और 4n पाई में क्या हो सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे तब भी जाके ये जो है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जो शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं सिंपल सी बात कि यदि मैं सपोज करो n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो व्हाट विल हैपन नाउ। n की वैल्यू यदि मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, n की वैल्यू यदि मैं 2 पुट कर दूँ तो 4n पाई। तो आप देख सकते हैं कि 2 में इसका जो रिजल्ट आएगा 4 × 2 पाई, इसका मतलब क्या आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू यदि 3 आ गई तो क्या आएगा 4 × 3, ये बन जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 4 का डिफरेंस होगा। 1 की यदि n की वैल्यू 1 आई तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई। तो आप देख सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होंगे जो 4 पाई, 8 पाई और 12 पाई और 16 पाई करंट लूप को प्रोड्यूस करेंगे, वो कंपाउंड जो है दैट इज कोल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। या फिर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स में जैसे हम लोग बात करें तो जैसे 2 बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, 3 बॉन्ड्स आ गए, सॉरी यहाँ पे जैसे n की वैल्यू कितनी थी, 2 आ गई, 2 बॉन्ड्स आए। यदि आप देख लो कि यहाँ पे इवन बॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इसकी 2 बॉन्ड के लिए जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए, तो जिसकी वजह से इसकी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे तब भी जाके जो है जैसे कि वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को आई थिंक कि एरोमेटिक कौन से कंपाउंड है। और दूसरी बात, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फ़र्क ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और इसमें जो होता है रेजोनेंस की वजह से एंटी एरोमेटिक में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों अनस्टेबिलिटी आती है, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो वो साइक्लिक हैं, ठीक है, वो साइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है, नॉन प्लेनर हो सकते हैं। या जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में यदि वन ऑफ द कंडीशंस कोई भी, यदि जैसे वो सपोज करो यदि वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं हो सकता और न ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो वो कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक, यदि वो साइक्लिक नहीं है। दूसरी कंडीशन आ गई जैसे
प्लेनर है एरोमेटिक हो, प्लेनर है, यदि वो प्लेनर है तो वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो सकता है। यदि सपोज करो यदि वो कंपाउंड जो है नॉन प्लेनर है, यदि वो कंपाउंड जो है नॉन प्लेनर होगा तो वो डेफिनेटली जो है ना तो वो एरोमेटिक हो सकता है, ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और वो कंपाउंड जो डेफिनेटली कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन जो बोल रही है, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। आप देख रहे होंगे ध्यान से कि जो कम से कम जो है कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। यदि सपोज करो आपका एक भी कार्बन यदि क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, तो वो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाएगा और वो कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जैसे हम लोग कर रहे हैं बात नेक्स्ट, जैसे कि ये न तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे करेगा और न ही 4n पाई सिस्टम को ओबे करेगा, ना हक्कल रूल्स को ओबे करेगा और न ही 4n पाई सिस्टम को ओबे करेगा। अच्छा जी, तो ये है कि एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, उसमें कार्बन जो है ऑल द कार्बन एटम जो है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। और यदि एक भी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, एक भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो वो कंपाउंड जो है दैट विल बिकम नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, काफ़ी थोड़ा इसको और ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो प्लेनर होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होते हैं, नॉन एरोमेटिक जो है नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको बताया मैंने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि प्लेनर में जो है आपके जितने भी कार्बन है, किसी भी कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। सेम कंडीशन एंटी एरोमेटिक में है कि ऑल कार्बन एटम जो है दैट शुड भी क्या होना चाहिए, ऑल कार्बन जो है दैट शुड भी sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। दोनों में ये बात होगी। पर नॉन प्लेनर में यदि एनी मतलब एक भी कार्बन जो है, एक कार्बन मतलब हो सकता है कि सारे के सारे sp2 हो, एक कार्बन जो है वो क्या हो गया, यदि एक भी कार्बन जो है यदि वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा और वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा सभी को कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब बात क्या है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे प्योर पी होना चाहिए। एरोमेटिक जो है प्योर पी प्रेजेंट एट ऑल एटम्स इन द रिंग। जितने भी एटम्स होंगे रिंग में, जितने भी एटम्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे उनमें क्या होना चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में भी यही बोला है कि प्रेजेंट एट ऑल एटम्स इन द रिंग। प्योर पी ऑर्बिटल होगा ही होगा, प्योर पी ऑर्बिटल होगा ही होगा। एरोमेटिक में भी जो है एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा और एंटी एरोमेटिक में भी एक प्योर पी ऑर्बिटल डेफिनेटली होगा। सभी एटम्स में मैं सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसमें जिसमें सिंपल सी बात कर लूँ, बेंजीन के बारे में बात कर लूँ, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊँ। जैसे ये सपोज करो ये बेंजीन आ गया, यहाँ पे आ गया बेंजीन, ये आ गया बेंजीन। आपको पता है कि 6 कार्बन एटम होते हैं, तो ये आ गया बेंजीन, यहाँ पे आ गया। हम लोग ये बात कर रहे हैं बेंजीन जो है दैट इज़, उसमें आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं कार्बन एटम्स। एक्चुअली क्या है ये प्योर पी क्या है, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना कि प्योर पी होता क्या है। मैं उसको डिटेल में डिस्कस करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी को पता है भाई, 1s2 2s2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2 ये होता है। हम वैलेंस शेल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2s और कौन सा आ गया 2p, ये आ गया 2p। तो ये आ गया 2s2 और ये 2p2 हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है दैट विल बी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन का, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी प्रमोटेड टू 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, जंप मार रहा है ये, और ये आ गया। और कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज कौन सी होती है, कौन सी हाइब्रिडेशन है, कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे बात करते रहते हैं कि भाई प्योर बोल रहे हैं, प्योर पी का मतलब क्या है, कौन सा ऑर्बिटल जो है प्योर पी होगा। और सिंपल सी बात है, ये जो
पी ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस पी ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ये बोला है कि इन्होंने बोला है कि यदि आपका एरोमेटिक करैक्टर है तो उसमें, जैसे यहाँ मैं बेंजीन का केस ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कार्बन है, आप देख सकते हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये 6 कार्बन है, सभी को पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, बेंजीन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से प्लेनर है, आप देख सकते हो कि ये प्लेन में है। ठीक है, ये प्लेन में है, ये आप देख सकते हैं कि प्लेन में आ रहा है ना, ये प्लेन है, आप देख सकते हो कि ये प्लेन है, sp2 प्लेन में रही है। ठीक है, पर ये जो आप देख रहे हो कि ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल जो है ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज कॉल्ड प्योर पी ऑर्बिटल। ये आ गया प्योर, कौन सा होगा, इसको बोलेंगे प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, ये आ गया पी ऑर्बिटल। हर कार्बन एटम के पास जो है प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। कंपाउंड में एक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है उसमें हर कार्बन के पास जो है हर कार्बन के पास जो है दैट शुड बी क्या होना चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि यदि कोई कंपाउंड जो है यदि वो एरोमेटिक करैक्टर शो कर रहा है तो उसके पास कम से कम जो है एक प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जाके वो एरोमेटिक करैक्टर जो है उसको क्या करेगा, शो करेगा। तो अब जैसे देख रहे हैं बेंजीन में आप देख सकते हो कि है ना, हुआ क्या मेरे भाई, बेंजीन के केस में क्या होता है कि ये जो है इसके साथ जो है ये दूसरे कार्बन के साथ जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या कराता है, शेयर करवाता है ये, और ये भी दूसरे कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा है, शेयर करवा रहा है, दूसरे के साथ शेयर करा रहा है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे होते हैं बच्चों, ये कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन आ गया, दिस विल बी, है ना, ये कार्बन आ गया कार्बन, और इसने क्या किया, एक इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये दूसरे कार्बन के साथ इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया, और सिग्मा बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये 2 बन गए, है ना, ये एक और आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, तो इसने देख लो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस कार्बन के साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ क्या किया, शेयर किया, और आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जो है क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, और ये वाला यही कार्बन, यही सेम कार्बन, ठीक है, दूसरे के साथ जो है वो क्या बना रहा है, दूसरे कार्बन के साथ जो है सिग्मा बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। वो क्या क्लियर हो गया। अब ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ये वाला स्टूडेंट, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये प्योर पी ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दूसरे कार्बन के पास भी क्या होगा, एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा, तीसरे कार्बन के पास भी क्या होगा, प्योर पी ऑर्बिटल होगा, और ये क्या करेंगे, साइड वाइज क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ऊपर से भी और ना और नीचे से भी साइड वाइज क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करेंगे, और जिसकी वजह से कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सुन लो ध्यान से, ये पी जो है आप देख सकते हैं कि ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बात ये है कि ये प्योर पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो ये जो एरोमेटिक करैक्टर जो आ रहा है, एरोमेटिक जो करैक्टर स्टूडेंट जो आ रहा है बेंजीन में, जो एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, वो एरोमेटिक करैक्टर किसकी वजह से आ रहा है, ये भाई मेरे, ये जो है जैसे ये बेंजीन है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आपके पाई बॉन्ड्स आ गए, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, अनहाइब्रिडाइज, इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बोल सकते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ठीक है, लग गया पता सभी को। ये आ गया अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं कि जो थे sp2 जो था वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो रहे थे, ये है ना, और ये जो ऑर्बिटल था दैट इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी। आप देख सकते हैं ये p ऑर्बिटल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो अनहाइब्रिडाइज है वो पाई बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बेंजीन में जो प्योर पी ऑर्बिटल है जिसकी वजह से वो कर रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं
इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो है यू कैन टू से दैट इसमें जो है रिंग करंट बन रहा है, या इसको करंट लूप बोलते हैं। आप देख सकते हो ऊपर जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है लूप करंट बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, आप देख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से करंट बन रहा है। करंट इलेक्ट्रॉन की आपको पता है, सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, डीलोकलाइज होंगे, तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा जो है दैट विल बी, यू कैन टू से दैट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप करंट। क्योंकि ये जो करंट जो है, आपको पता है कि ये क्लोज्ड पाथ है। ये क्लोज्ड पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से, उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, डीलोकलाइज होंगे, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, लूप करंट। लूप करंट बोलेंगे। और इसी लूप करंट की वजह से इस बेंजीन में एक मैग्नेटिक करैक्टर आ जाता है। मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो शो करता है। तो इसलिए बेंजीन जो है दैट विल बी क्या, एक मैग्नेटिक करैक्टर शो करने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइज होने की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग लूप करंट बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक मैग्नेटिक करैक्टर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी बात कि आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो है उसमें प्योर पी प्रेजेंट एट ऑल द एटम्स। हर एटम्स के पास जो है प्योर पी ऑर्बिटल होगा। मतलब उसमें जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जो लास्ट वाला कार्बन जो है दैट शुड बी अनहाइब्रिडाइज। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को ही, पी ऑर्बिटल को ही हम लोग प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो क्लियर हो गया। एंटी एरोमेटिक में भी यही बात है भाई, प्रेजेंट एट ऑल द एटम्स, प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट एट ऑल द एटम्स। हर एटम के पास जो है प्योर पी ऑर्बिटल होगा रिंग में। ठीक है, और इसके बाद नॉन एरोमेटिक में हम लोगों ने बात की, एटलीस्ट वन एटम विच डोंट हैव प्योर पी ऑर्बिटल। कम से कम हो सकता है कि सभी एटम्स के पास जो प्योर पी ऑर्बिटल हो, ठीक है, पर कम से कम एक एटम ऐसा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन एटम जो है दैट शुड बी ऐसा होना चाहिए जिसके पास प्योर पी ऑर्बिटल नहीं हो, तभी जाके वो कंपाउंड जो है वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे सिंपल सी बात, एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि एग्जांपल का मैं ले रहा हूँ, नॉन एरोमेटिक कोई कंपाउंड ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख लेते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो कंपाउंड है दैट इज कोल्ड, जो हम लोगों ने बात की अभी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये आगे जैसे साइक्लोहेप्टाट्राइइन जो है, आप देख सकते हो कि स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों ने यहाँ पे कि ये जो कार्बन है, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे जो हैं, ये वाले कार्बन जो है दैट इज ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है भाई मेरे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये कार्बन जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये वाला ऊपर जो हम देख रहे हैं, ये जो कार्बन है दैट इज कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिड है। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है। साइक्लोहेप्टाट जो ट्राइइन है उसके पास जो है क्या, और सभी जो है वो कार्बन जो है वो सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, पर ये जो कार्बन जो टॉप पे है, ठीक है, इसके पास जो है प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है। ये आप बोल सकते हो कि इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये जो है प्लेनर नहीं होगा। प्लेनर नहीं होगा तो इसमें जो लूप करंट है वो लूप करंट नहीं हो सकता। लूप करंट नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसमें यदि लूप करंट नहीं होगा तो ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता, तो ये एरोमेटिक करैक्टर को शो नहीं करेगा। इसलिए ये जो कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो क्लियर हो गया सभी को कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कम से कम जो है एक एटम जो है शुड भी क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यदि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा तभी जाके वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तभी जाके वो कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होगा।
कम से कम एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए नॉन, तभी जाके वो जो आपका कंपाउंड है वो नॉन प्लेनर होगा और वो नॉन एरोमेटिक होगा। अच्छा, ये बात होगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे हम लोग। लूप करंट फॉर्म बाय डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि ये 4n+2 पाई जो है वो लूप करंट फॉर्म कर रहे हैं। वो लूप करंट जो फॉर्म करेगा, यदि 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूप करंट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड जो है दैट विल बी क्या होगा, वो कंपाउंड जो है दैट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूप करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लूप करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज होंगे तो क्या होगा, वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस डीलोकलाइज होने की वजह से वो लूप करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है लूप करंट को प्रोड्यूस करें तो वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होगी। सिंपल सी बात, यदि मैं ऐसे सिंपल उस साफ सुथरे वर्ड में बोलूँ तो यदि, जैसे कि हम लोगों को पता है ये सभी को, कि यदि 4 पाई, 8 पाई और 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूप करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड जो है दैट विल बी क्या होंगे, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई इलेक्ट्रॉन जो है यदि वो लूप करंट को प्रोड्यूस करें तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। और स्टूडेंट्स, यदि वो इलेक्ट्रॉन जो है 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 10 पाई और 14 पाई, 18 पाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है करंट, लूप करंट को प्रोड्यूस करें तो वो कंपाउंड जो है दैट विल बी कौन से कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे तो नॉन एरोमेटिक में तो आपको पता ही है कि वो करंट जो है नॉन प्लेनर होने की वजह से लूप करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लूप करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें। आपको मैंने सिंपल सी बात बताई, बेंजीन के केस में अभी मैंने आपको समझाया था कि जो बेंजीन है वो क्या कर रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें लूप करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो बेंजीन है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। क्या फील्ड कर रही है, उसमें मैग्नेटिक करैक्टर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है यदि वो कंपाउंड जो बाहर से आपको पता है कि बेंजीन जो है करंट फ्लो करने की, इलेक्ट्रॉन फ्लो डीलोकलाइज होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड बेंजीन जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डीलोकलाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये यदि वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। लग गया पता सभी को। मैंने सिंपल सी बात बताई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो लूप करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि वो एक्सटर्नल बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो कंपाउंड जो होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लग गया पता। और सिंपल सी बात है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है, आपको बताया था अभी एग्जांपल दिखाया था साइक्लोब्यूटाडाइन का। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या हो रहा था, साइक्लोब्यूटाडाइन में हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, व्हाट विल हैपन। साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या हो रहा था कि ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। पर बात ये होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा, पर वो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो कंपाउंड यदि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है तो वो कंपाउंड जो है वो क्यों होगा, एंटी एरोमेटिक। सिंपल सी बात बोली मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड जो है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यदि वो कंपाउंड जो है, यदि जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, यदि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यदि वो सपोर्ट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो वो कंपाउंड जो होगा वो कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और यदि ऐसा कंपाउंड जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, तो वो कंपाउंड जो है, वो कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। और सिंपल सी बात है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लूप करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रही है, पूरी करंट लूप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो न तो ये एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेंगे और न ही अपोज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया है।
जैसे कि एरोमेटिक, एरोमेटिक और एरोमेटिक, फिर आ गया एंटी एरोमेटिक और तीसरा आ गया नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या हो रहा है, सपोज करो कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, आप देख रहे हो कि नॉर्थ, और जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन यहाँ पे लिया गया, आपको पता लग गया होगा कि बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है, मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेंजीन को रखा हुआ है, ठीक है। तो जब बेंजीन को रखा तो बढ़ भी अपन, तो ये जो बेंजीन की जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी नॉर्थ से कहाँ पे जा रही है, वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस मॉलिक्यूल के सम के इक्वल होगी। तो इसलिए जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। लग गया पता सभी को, मैग्नेटिक फील्ड जो वो मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सपोज करो हम लोगों ने बात की कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, पर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो फील्ड है उसके ऑपोजिट जा रही है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, उसको कैंसिल आउट कर रही है। कैंसिल आउट करेगी तो ये जो कंपाउंड होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जो उसको अपोज कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में, आपको पता है कि यहाँ पे जो सिंपल सी बात थी, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं कंपाउंड देख सकते हैं, तो इसमें जो है आपको पता है ये कार्बन जो दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास प्योर ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें करंट लूप जो है दैट विल डज नॉट प्रोड्यूस, करंट लूप जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट लूप यदि स्टूडेंट यानी यहाँ पे करंट लूप जो है प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियस है करंट लूप प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी, यदि करंट लूप प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका जो है न तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और न ही उसका अपोज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि न तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है न तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं और न ही अपोज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो एरोमेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आएगी, एंटी एरोमेटिक की सबसे कम इसलिए आएगी क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और स्टेबिलिटी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो वो सबसे लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी के बारे में बताया आप लोगों को, है ना। और यहाँ पे यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि इफेक्ट के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, एंटी एरोमेटिक जो है अपोज करते हैं, और जो यू कैन टू से दैट नॉन जो एरोमेटिक कंपाउंड है न तो वो उसको सपोर्ट करते हैं और न ही अपोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया था मैंने कि एरोमेटिक कंपाउंड जो वो स्टेबल होते हैं और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो करंट लूप प्रोड्यूस होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, जो आप यू कैन टू से दैट जो करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, लूप करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो लूप करंट जो है किन इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, किन इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता है कि जो है 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूप करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 22 तो क्या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स तक जाते हैं हम लोग, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स तक जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो करंट लूप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उस मॉलिक्यूल्स में क्या ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है। इतना आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक करैक्टर शो कर रहे हैं और कौन कौन से कंपाउंड जो है एरोमेटिक करैक्टर शो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं पायरोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पायरोल के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पायरोल है। पायरोल पहले हम लोग देखेंगे कि ये हक्कल रूल को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपको मैं सिंपल सी बात बता दूँ कि आप देख लो कि ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है ना, वो कितने एटम से अटैच है, 1, 2 और 3 एटम से अटैच है ना, 3। ये एक कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, 3 एटम के साथ अटैच है।
अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोन पेयर जो है वो क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब लूप करंट जो है प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। यदि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो लूप करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर पूरा लूप करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। लूप करंट प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम लोग चेक करें स्टूडेंट्स कि ये 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें, ये नाइट्रोजन जो है वो 3 एटम के साथ अटैच है, 1, 2 और 3 के साथ अटैच है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यदि लोन पेयर जो है 4th एटम की जगह पे आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्ट करेंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्ट करेंगे और वो बॉन्ड वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और लूप करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, लूप करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो और यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th पे आ रहा है ना, मतलब 4th एटम की जगह पे आ रहा है, 4th एटम नहीं है वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यदि वो थर्ड एटम की जगह पे आ रहा है तो वो जो लोन पेयर होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो सिंपल सी बात, जैसे कि इस केस में देख सकते हो आप लोग pyridine के केस में कि यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है वो कितने से अटैच है, ये आ गया 1 और 2 एटम से अटैच है, 2 एटम के साथ अटैच है और तीसरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी एटम की जगह पे आ रहा है, तीसरे एटम की जगह पे आ रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वो आपको पता लग गया होगा कि वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसलिए ये जो sp2 हाइब्रिडाइज जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बता दिया, ये जो पायरोल में जो नाइट्रोजन है वो 1, 2 और 3 एटम के साथ अटैच है, 1, 2 और 3 एटम के साथ क्या है, अटैच है। और जो लोन पेयर आ रहा है वो 4th एटम की जगह पे आ रहा है, 4th एटम की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो 4th एटम की जगह पे आ रहा है तो इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे करंट लूप जो है वो लूप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लूप करंट जब प्रोड्यूस होगा तो इसलिए ये कौन सा करैक्टर शो करेगा, एरोमेटिक करैक्टर जो वो शो करेगा। लूप करंट की वजह से तो अब सिंपल सी बात है भाई मेरे, ये जो है दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एंटो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ पहले 4n+2 पाई सिस्टम के लिए कर रहा हूँ। तो आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंपाउंड जो है वो कौन सा करैक्टर शो करेगा, कौन सा करैक्टर शो करेगा, वो शो करेगा एरोमेटिक करैक्टर जो वो शो करेगा, ठीक है। तो पता लग गया सभी को कौन कौन सा होगा, 2 पाई, हाँ कौन कौन से होते हैं एरोमेटिक में, कौन कौन से होते हैं, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 10 पाई के बाद कौन सा आ गया, 10 पाई के बाद आ गया 14 पाई, ठीक है, 18 पाई, मतलब 4 का गैप होता है, सभी को पता है। यदि यहाँ पे बताया था 2, 6, 10, 14, 18, तो वो जो यदि 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कौन सा करैक्टर शो करेंगे, एरोमेटिक करैक्टर जो वो शो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, pyridine के बारे में बात करें तो व्हाट विल हैपन इन pyridine में क्या होगा बताओ, pyridine में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। pyridine में आप देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर जो है वो किस पे आ रहा है, ये नाइट्रोजन कितने एटम के साथ अटैच है, 1, 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और लोन पेयर जो है भाई, लोन पेयर जो है वो 3rd एटम की जगह पे आ रहा है, 3rd एटम की जगह पे आ रहा है। मैंने पहले बताया कि यदि वो 3rd एटम की जगह पे आ रहा है लोन पेयर, तो वो जो लोन पेयर होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यदि ये लोन पेयर जो है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इट विल डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसके ये pyridine जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है, 2, 2, 4, 2, 6, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये कौन सा करैक्टर शो कर रहा है,
कौन सा करेक्टर शो कर रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, एरोमेटिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। पता लग गया सभी को कि कौन कौन से करते हैं, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, अगला फ्यूरिन के केस में बात कर लो। फ्यूरिन में भाई देख लो आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप लोग कि ये ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 एटम के साथ अटैच है ना, 2 ही एटम के साथ अटैच है। तो तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है ना। तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, और चौथी पोजीशन पे भी लोन पेयर आ रहा है। तो तीसरी पोजीशन पे जो लोन पेयर होता है दैट इज़ कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसलिए ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो लोन पेयर बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन करेगा ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे, जिसकी वजह से लूप करंट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, और लूप करंट प्रोड्यूस होगा। और आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसके सराउंडिंग में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 ये आगे, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो करेक्टर जो है, लूप करंट तो चलो दोनों में आता है, एंटी एरोमेटिक में भी होता है और एरोमेटिक में भी आता है ना। पर बात ये है कि दोनों में आ रहा है, दोनों में आता है। पर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्यूरिन जो है वो कौन सा करेक्टर शो करेगा, एरोमेटिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई हो तो एरोमेटिक करेक्टर जो है वो शो करते हैं। तो इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं फ्यूरिन में, जिसकी वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। तो ऑलरेडी मैं बता चुका आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो है यदि 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 18 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक करेक्टर जो वो शो करेंगे। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोपेनिल कैटाइन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज़ कोल्ड sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है दैट विल बी, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन जो है दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज है। क्योंकि ये जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, सॉरी 3 कार्बन के साथ अटैच है। 3 कार्बन के साथ अटैच होने की वजह से ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये साइक्लोप्रोपेनिल कैटाइन है, जिसका जो प्लेनर है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है सारे के सारे। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर जो वो शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया साइक्लोप्रोपेनिल एनाइन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है। आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ये जो कार्बन है दिस विल बी, ये जो कार्बन है यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ठीक है, ये जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज है। आपको पता होना चाहिए कि यदि कार्बन आइंस, ये तो आप केस जो था दैट इज़ कार्बोकैटाइन का केस था। ठीक है, कार्बोकैटाइन जो है आपको पता है कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन आइंस में क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यदि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कार्बन जो होता है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये कार्बन जो दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज है और रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और सिंपल फार्मूले के हिसाब से बताऊँ तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये प्लेनर इन नेचर है। और ये यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन जो है 3 एटम के साथ अटैच है, 1 2 और 3 है ना। और फोर्थ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोर्थ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें लूप करंट आएगा, डेफिनेटली आएगा, लूप करंट आएगा। तो जिसकी वजह से ये जो है लूप करंट आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। तो मैं स्टूडेंट बार बार आपको बता रहा हूँ कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जिसमें जो है 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यह आपको मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोप्रोपेनिल जो एनाइन आ रहा है वो दैट इज़ एंटी एरोमेटिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटाइन।
साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटाइन जो है दैट विल बी, आपको पता है कि ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बोकैटाइन है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसकी वजह से ये जो है दैट इज़ कोल्ड करंट जो है लूप जो है प्रोड्यूस हो रहा है, लूप करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कौन सा 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर जो वो शो करेगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन आ रहा है ना, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन आ रहा है। तो इसमें जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है, और लोन पेयर जो है दैट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो दैट विल भी रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसमें की वजह से करंट लूप जो है प्रोड्यूस हो रहा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है एरोमेटिक करेक्टर को शो करते हैं, बार बार बता चुका हूँ। अगला आ गया, नेक्स्ट आ गया साइक्लोहेप्टाट्राइन। तो ये कंपाउंड जो है दैट इज़ कोल्ड नॉन एरोमेटिक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है वो 4 एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4 एटम्स के साथ अटैच है। तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा कि ये जो कार्बन है दैट इज़ कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिनेटली इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं कि 6 पाई है, ये आ गया 2 2 2 4 और 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर उसको शो करना चाहिए था, आपको पता होगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कौन से करेक्टर को शो करता है, एरोमेटिक करेक्टर को शो करता है। पर बात ये है कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि ऑल द कार्बन एटम्स इन दिस मोलिक्यूल, ठीक है, इन दिस कंपाउंड आर नॉट क्या, sp3 हाइब्रिडाइज। इन दिस कंपाउंड वन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। यदि एक भी कार्बन एटम जो है यदि sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो ये कंपाउंड जो है दैट इज नॉन प्लिनर हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसमें लूप करंट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, लूप करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसलिए ये कंपाउंड जो है स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा वो जितना होना चाहिए नॉन प्लिनर, क्योंकि आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, आपको पता लग गया। और ये sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से एक भी कंडीशन आपको पता है, जो आपके एरोमेटिक्स होते हैं उसमें साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नॉन प्लेनर है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोहेप्टाट्राइनल कैटाइन की, और इसको ट्रोपिलियम कैटाइन भी बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रोपिलियम कैटाइन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यहाँ पे जो है ऊपर जो कार्बन है जो है दैट विल बी, तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोहेप्टाट्राइनल कैटाइन दैट इज कॉल्ड ट्रोपिलियम कैटाइन बोलते हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कंपाउंड दैट शुड बी एरोमेटिक होना चाहिए, है ना। और ये जो आपका कंपाउंड है जो है कैटाइन जो है वो कम्प्लीटली कंजुगेटेड है, क्यों, आपको पता है डबल सिंगल डबल, यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली कंजुगेशन सिस्टम है, कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम होने की वजह से ये जो है दैट इज़ एरोमेटिक है। हम नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं, नेक्स्ट कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनाइन है, ट्राइनिल है, तो ये कंपाउंड जो है डेफिनेटली जो है साइक्लिक है, आपको पता लग गया होगा ये कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, प्लिनर भी है, प्लिनर भी है, प्लिनर भी आपको पता लग गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जो है दैट इज़ कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज है ना, ये कार्बन जो है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है, आपको पता लग गया होगा, डबल सिंगल डबल, फिर आ गया लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है, तो जिसकी वजह से 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कौन सा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता ही है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें 4 पाई 8 पाई 12 पाई और 12 पाई 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जिसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई और 20 पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनाइन जो है दैट इज
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि एक्चुअली में जो एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो है अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है वो अनस्टेबल होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो 4n पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो करंट लूप जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो इसलिए जो एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नॉन प्लेनर जो नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। इसलिए वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। नॉन प्लेनर होने की वजह से उनका जो लूप करंट जो होता है दैट विल बी स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से लूप करंट स्टॉप होने की वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग सिंपल से एग्जांपल देखें, साइक्लोओक्टाटेट्राइन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि साइक्लोओक्टाटेट्रीन जो है, आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लोओक्टाटेट्रीन में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एंटी एरोमेटिक है ये साइक्लोओक्टाटेट्रीन, जो वो एंटी एरोमेटिक जो है होगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है लेस स्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो 4n पाई जो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो डीलोकलाइज होते हैं तो उसकी वजह से जो लूप करंट प्रोड्यूस होते हैं वो उस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो वो कंपाउंड जो है ज़्यादातर जो है वो क्या होना चाहते हैं, वो नॉन प्लेनर होना चाहते हैं। नॉन प्लेनर होने के लिए जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसकी वजह से रिंग जो है विल बिकम नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन प्लेनर होने की वजह से जो है नॉन प्लेनर होने की वजह से वो जो है जो रिंग है दैट विल बिकम स्टेबलाइज। तो आप सिंपल सी बात देखो कि जो ये साइक्लोओक्टाटेट्रीन है वो जो रिंग है दैट इज़ प्लेनर है। कौन सी रिंग है आपको बता दी मैंने, ये प्लेनर रिंग है और उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है ज़्यादा मोर स्टेबलाइज जो है स्टेबल होना चाहती है, जिसकी वजह से वो नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाती है और बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और और ये इसलिए ये जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है दैट विल बी नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं शुड बी डीलोकलाइज्ड इन द रिंग। द रिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है, जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनमें जो रिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ये जो रिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, रिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि ये जो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको रिपेल करेगा। डायमैग्नेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जो रिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है और इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो पैरामैग्नेटिक जो रिंग करंट होगा वो जो रिंग करंट होगा दैट इज़ पैरामैग्नेटिक होगा और इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ अट्रैक्ट करेगी। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो यू कैन टू से दैट कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक जो है रिंग करंट जो है शुड बी डायमैग्नेटिक होना चाहिए। रिंग करंट जो है वो डायमैग्नेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक में पैरामैग्नेटिक जो है रिंग करंट होगा, है ना। तो बताने के लिए तो काफ़ी कुछ है, मैं इस लेक्चर को काफ़ी कंटिन्यू कर सकता हूँ पर आई थिंक तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आपका मैंने आपका एक जो है सीरीज़ रखी है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको करवा रहा था। तो अब जो है नेक्स्ट मैं टॉपिक्स करवाऊँगा, तो ज़रूर आप देखिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।